नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 से प्रारंभ होगा। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 51 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। यदि आपसे उस जीवाणु का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपका जवाब होगा आंत। यहां पर विकल्प में दिए गए अन्य रोग को भी कवर करते हैं। विकल्प ए में लिखा हुआ है हैजा। याद रखिएगा, हैजा भी जीवाणु जनित रोग है और उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। याद रखिएगा, हैजा से आंत प्रभावित होता है। विकल्प बी में लिखा हुआ है मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है और मलेरिया से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लिन कहते हैं, ये प्रभावित होते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखिए। प्रश्न संख्या 52 में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कथन में दिया गया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। यह कथन यहां पर सही है। कारण में बताया जा रहा है कि जो ऊन है ये ऊष्मारोधी है तथा इनके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 52 का यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखिए। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? यहां पर आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो ये स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। यहां पर आपसे प्रश्न में विकिरण पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, विकिरण द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रश्न संख्या 53 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे यह पूछा जाता कि चालन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस माध्यम में होता है, तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में। यानी ठोस माध्यम में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन के द्वारा होता है। और यदि द्रव और गैस में पूछा जाए तो द्रव और गैस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो संवहन के द्वारा होता है। क्लियर है? इन सभी बात को इस प्रश्न से कोरिलेट करके आप याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। ए विकल्प में लिखा है जाइलम। याद रखिएगा, जाइलम जल के परिवहन से संबंधित है, इसलिए यहां पर ए को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम मूल रोम की बात करें तो मूल रोम जल का अवशोषण करता है, यानी यहां पर बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। क्लियर है? यानी आप सी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम रंध्र की बात करें तो रंध्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है यहां पर, इसलिए आप डी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। याद रखिएगा, रंध्र पत्तियों में होते हैं। क्लियर है? तो जो यहां कूट बन रहा है 2 1 4 3 का, 2 1 4 3 के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी प्रश्न संख्या 54 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है। याद करिए, जिस दिन मैं आपको किडनी के फंक्शनिंग के बारे में बता रहा था उसी दिन मैंने आपको इसको कोरिलेट कराया था। तो याद रखिएगा, मानव के गुर्दे में यानी उसकी किडनी में जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है, यानी प्रश्न संख्या 55 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 56। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए में लिखा है विटामिन B6 और उसके सामने लिख रहा है कि इसकी कमी से चर्म रोग होता है, तो ये आपका सही है, यानी विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है। यहां पर आपको विटामिन B6 के रासायनिक नाम को भी याद रखना होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। याद रखिएगा, चर्म रोग के साथ साथ रक्तक्षीणता भी विटामिन B6 की कमी से होता है। यदि हम विटामिन B12 की बात करें, जो कि विकल्प बी में दिया गया है, B12 की कमी से रुधिर छीड़ता होता है, यह भी सही है। और यदि हम विटामिन B12 के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा, कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा विटामिन B12 में। अब यहां पर अगला दिया गया है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन संबंधित रोग होता है विटामिन ई की कमी से। और यदि हम विटामिन ई की रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है।
विकल्प डी में लिखा है विटामिन ए और लिखा है कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये यहां पर बेमेल है, इसलिए प्रश्न संख्या 56 का डी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए की। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और अगर आपने कई जगह देखा होगा जीरोपथैलीमिया, ये भी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, यानी रतौंधी और जीरोपथैलीमिया। यदि हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अब यहां पर स्कर्वी रोग के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। याद रखिएगा ये जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगर हम विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। प्रश्न संख्या 57 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो जनन है ये पादप के कायिक भागों से होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। जरा इसको और समझिए, जैसे किसी भी पौधे के जड़ में, तने में या पत्ती से या कली से किसी भी कायिक अंग के द्वारा जब नया पादप प्राप्त किया जाता है तो इसे कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। और ये कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न संख्या 57 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देता है? तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है। क्लियर है? यानी अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 58 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम उत्तल लेंस की बात करें तो इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्लियर? इन सभी बातों को याद रखेंगे। कई बार लेंस के उपयोग से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से आप सभी जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा दूरबीन में भी, या आपने कई बार देखा होगा जो घड़ी बनाने वाले मैकेनिक होते हैं वो पुर्जों को देखने के लिए भी एक आंख में लेंस लगाते हैं, वो भी उत्तल लेंस होता है। प्रयोगशाला में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और कई बार आपने देखा होगा हस्तरेखा को पढ़ने के लिए ज्योतिषी के द्वारा जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो भी उत्तल लेंस होता है। क्लियर है? तो यहां पर इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 59 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। भौम जल स्तर का मतलब भूमि के अंदर जो जल स्तर है उसको कहा जा रहा है भौम जल स्तर, उसके लिए उसकी कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला करा है औद्योगिकरण में वृद्धि, दूसरा करा है कि जल संसाधन का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी भौम जल में कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अत्यधिक वर्षा ये भौम जल के स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये तो भौम स्तर को और क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए यहां पर आपका प्रश्न संख्या 59 का डी विकल्प सही हो जाएगा, ये कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60, पूछा जा रहा है कि यहां पर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसको आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में NHAI के नाम से जानते हैं, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उसकी सत्यता की जांच करनी है और जो कथन सत्य है उसको फाइंड आउट करना है। पहले कथन में कहा जा रहा है कि यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पूछा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि इसका प्रचालन वर्ष 1999 में हुआ था। यहां पर एक बात याद रखिएगा, इसका जो परिचालन है यानी कि इसका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1995 से, यानी यहां पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 60 में केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका प्रचालन कब से प्रारंभ हुआ था? 1995 से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है कि यहां पर एक युग्म दिया गया है, ये युग्म किससे संबंधित है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु और उनकी फसलों के युग्म से संबंधित दिए गए हैं और जो सही युग्म है उसको फाइंड आउट करना है। पहला दिया गया सोयाबीन और जीवाणु का नाम दिया गया है राइजोबियम जैपोनिकम, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला दिया गया है जलीय फर्न और इसमें दिया गया है एनाबीना एजोली, ये भी सही है। और अगला दिया गया है लुसर्न और जीवाणु का नाम है राइजोबियम मेलिलोती, ये भी सही सुमेलित है। इसलिए प्रश्न संख्या 61 में यहां पर तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। अगला है प्रश्न संख्या 62, पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर है? देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आर्थिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जो स्वप्रेरित कही जाएगी, तो उसको कहा जाता है परिपक्वता की अवस्था, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो आर्थिक विकास की परिपक्वता की अवस्था होती है ये स्वप्रेरित विकास होता है, यानी इस विकास में
संसाधनों का उपयोग इस सीमा तक किया जाता है कि देश की जो भी आवश्यक वस्तु हैं वो क्या हो, पर्याप्त मात्रा में बनने लगती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्वप्रेरित विकास की अवस्था, अर्थात परिपक्वता की अवस्था। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं वो बहुत बड़े हैं, यानी यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। कारण में बताया जा रहा है कि इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो यहां पर कारण भी सही है, अर्थात यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या की जा रही है। आप सभी को पता है कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जो क्षेत्र है वो कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग का पानी जो है इसमें पाया जाता है। यदि आप कुल धरातली जल संसाधनों की बात करेंगे तो लगभग 60% जल जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप यहां कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 63 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो विकल्प सी में मोरान तेल क्षेत्र है ये गुजरात में नहीं बल्कि ये असम में है। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 64 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें गुजरात के तेल क्षेत्रों की तो मेहसाणा, नौगाम, लुनेज, कालोल ये सभी क्षेत्र कहां पर है, ये सभी गुजरात में स्थित है। कोसांबा ये भी गुजरात में है। यदि हम बात करें असम राज्य की तो याद रखिएगा असम में ही मोरान है, साथ ही साथ नाहरकटिया है, डिगबोई है, ये सभी कहां से संबंधित है, असम राज्य के क्षेत्र में ये तेल उत्पादक क्षेत्र आते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 65 प्रश्न संख्या 65 में पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां पर आर्सेनिक की संकेंद्रण की वृद्धि हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार के इन भागों में जो भौम जल स्तर है वो क्या है, नीचे है। यदि हम बात करें राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्र की तो इन राज्यों में भौम जल स्तर नीचे होने से फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे और प्रश्न संख्या 65 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखिए, पूछा जा रहा है कि वेम्बनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है किसके मुहाने, इनके मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है। यानी प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वेम्बनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है इसके मुहाने पर कौन सा पत्तन अवस्थित है। तो आपका सही जवाब होगा कोची पत्तन अवस्थित है। प्रश्न संख्या 66 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो कोची पत्तन है ये एक प्राकृतिक पत्तन है और ये पत्तन केरल, दक्षिण कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये महंगाई मापने का एक साधन होता है। क्लियर है? और ये क्या करता है, किससे संबंधित है, तो ये वस्तु और सेवा के मूल्य व्यवहार से संबंधित है। इसलिए प्रश्न संख्या 67 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 68 प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए में लिखा हुआ है मलेरिया और लिखा है प्रोटोजोआ जनित। आप सभी को पता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बी विकल्प में लिखा है एथलीट फुट और कृमि जनित। याद रखिएगा कल के क्वेश्चन में इस बात की चर्चा हुई थी कि जो एथलीट फुट है ये कवक जनित रोग होता है, यानी ये फंगल डिजीज है, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि इस कवक का नाम क्या है तो आपका जवाब क्या होगा, टीनिया पेडिस या ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, याद रखेंगे टीनिया पेडिस या ट्राइकोफाइट्रोन। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे न्यूमोनिया की तो आप सभी को पता है कि न्यूमोनिया किससे होता है, ये जीवाणु जनित होता है। अगर ये जीवाणु का नाम पूछा जाए तो आपका सही जवाब क्या होगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये उस जीवाणु का नाम है। और ये न्यूमोनिया किसको प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। यदि हम रेबीज की बात करें तो रेबीज विषाणु जनित रोग है, अर्थात ये वायरस जनित रोग है और उस वायरस का नाम क्या है, रैबिडो। और ये किसको प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 69 पूछा जा रहा है कि काई और लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा।
टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में काई और लाइकेन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ही सीमित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यहां पर काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 69 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है। पहला दिया गया है प्रक्रम, निर्गत और निवेश। देखिए, ये जो औद्योगिक तंत्र में प्रक्रम है, इसका अर्थ होता है इंग्लिश में प्रोसेस, निर्गत का अर्थ होता है आउटपुट, और निवेश का अर्थ क्या होता है, इनपुट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उस इनपुट का प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट आता है। यानी सही क्रम क्या बन रहा है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत का। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 70 का डी विकल्प सही हो जाएगा, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये सही है। और उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आप कच्चे माल का निवेश करते हैं, ठीक है, श्रम का निवेश करते हैं, परिवहन का निवेश करते हैं, बाकी और ऊर्जा का निवेश होता है। उसके बाद क्या होता है, उस कच्चे माल का प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको क्या करते हैं आप, सेल करते हैं। तो यही सही क्रम है, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 70 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो आप सभी को पता है कि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वृक्षों को काटा जाता है अर्थात कर्तन, और उन्हें जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तो उसी लिए उसको कहा जा रहा है दहन कृषि। ठीक है, यानी यहां पर पहले वृक्षों को काटकर उसको जलाकर साफ किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कर्तन एवं दहन कृषि। भारत की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में यह कृषि प्रचलित है। अगर हम एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आप देख सकते हैं, इसी के साथ साथ उत्तर कटिबंधीय अफ्रीका में यह कृषि प्रचलित है। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 71 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यदि हम बात करें पीसी कल्चर की तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है, यह भी सही है। और विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है, यह भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 72 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि यहां पर 1, 2 और 3 तीनों यहां पर सही सुमेलित है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 73, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट होने से है। तो याद रखिएगा, सूंघने की शक्ति नष्ट होने का मतलब है एनोस्मिया, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 73 का ए विकल्प सही हो जाएगा। एनोस्मिया में सूंघने की शक्ति जो है वो नष्ट होती है। अगर हम विकल्प बी की बात करें, एम्फीसीमा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एम्फीसीमा। ये देखिए, एम्फीसीमा जो है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि सांस फूलने लगती है। होता क्या है कि जो फेफड़े में हवा की थैलियां होती हैं, जिसको आप एल्वियोली कहते हैं, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्लियर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। विकल्प सी में लिखा है स्लिप एपनिया। ये जो स्लिप एपनिया है ये निद्रा संबंधी विकार होता है। अगर हम डी विकल्प में ल्यूकेमिया की बात करें तो ये एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 74, पूछा जा रहा है कि यहां पर जो युग्म दिए गए हैं उस युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। पहला दिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये 2007 से संबंधित है, ये सही है। दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो 2005 से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा दिया राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन। ये जो राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन है ये योजना 2004 में लागू हुई थी, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और जो डी विकल्प में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये 2007 में, ये सही है। यहां पर 2004 होना चाहिए। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 75, पूछा जा रहा है कि औसत आय के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला बताया जा रहा है कि यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आप सभी को पता है कि जब आप प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें आप कुल पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या से भाग दे देते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 75 का दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 76, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है
यह तीनों क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादनों का योगफल है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। कौन? जीडीपी। ये भी सही है। सी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी यहां पर जो जीडीपी के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 76 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है। तो याद रखिएगा, जब आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यह होता है कि उसकी अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकारी स्वामित्व होता है, और जब आप निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व है वो किसका है? किसी एक व्यक्ति का या किसी कंपनी का है। यानी जो विभाजन का आधार होता है वो क्या होता है? उस उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर। यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 78। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रूप से समानता होती है। यानी प्रश्न संख्या 78 का आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। आप सभी को पता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में शुरू हुई और ये 1956 तक चली। ये किस पर आधारित थी? तो ये कृषि का विकास पर इसकी प्राथमिकता थी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 69 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो यहां पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो तीव्र औद्योगिकरण या जो सार्वजनिक क्षेत्र पर बल था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। और यदि पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो आपका जवाब होगा पीसी महालोविस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए जो मानव विकास सूचकांक है सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका जो प्रकाशन है ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक को बनाने में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 80 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल सही है, यानी यहां पर आपका कथन सही है। कारण में बताया जा रहा है कि वर्ष 1986 को इसी दिन भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसलिए यहां पर कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या हो रही है। क्लियर है? इसलिए यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 81 का यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए 24 दिसंबर की चर्चा हो गई। 24 दिसंबर से एक दिन पहले 23 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि एक दिन बाद 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इन तीनों फैक्ट को आपको रिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 82। पूछा जा रहा है कि एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं। तो याद रखिएगा एक छोटी बारिश की बूंद में 10 की पावर 21 कण होते हैं, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 82 का विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए जल की बूंदों से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की जो आकृति है वो गोल किस कारण से होती है। तो याद रखिएगा इसके गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। क्लियर है? तो इसको भी आप इसके साथ याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 83। पूछा जा रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नींद का जो अध्ययन है ये हिप्नोलॉजी के अंतर्गत होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 83 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी नींद का अध्ययन आप किस में करते हैं? हिप्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
यहां पर देखिए विकल्प बी में टेलीपैथी लिखा हुआ है। आपने इसको कई बार चर्चा में सुना होगा। ये जो टेलीपैथी होता है, इसके अंतर्गत होता क्या है कि बिना किसी उपकरण के आप अपना संदेश एक की जगह पर दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि परस्पर भाव बोध की बात होती है टेलीपैथी के अंतर्गत। कई बार आपने ऐसी घटनाओं को सुना होगा, जब आपका किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक लगाव होता है, तब आपने ये सुना होगा कि यदि कोई एक व्यक्ति कष्ट में हो तो दूसरे व्यक्ति को आभास हो जाता है। ये टेलीपैथी का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्लियर है? अब अगला देखिए, प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में पूछा जा रहा है कि जो जल का घनत्व है वो अधिकतम होता है। याद रखिएगा, जो जल का घनत्व है वो अधिकतम होता है और जो जल का आयतन है वो न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, यदि हम इसको केल्विन के पैमाने पर देखें तो आप जानते हैं कि केल्विन बराबर क्या होता है, C प्लस 273। और जब आप 273 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा मान 277 डिग्री केल्विन के। यानी जो जल का घनत्व है वो अधिकतम होगा 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस, अर्थात यहां पर आपका प्रश्न संख्या 84 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जल संक्रामक से होता है। तो यहां पर आप देखिए, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए, ये तीनों रोग जल संक्रामक से होता है, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, तो याद रखिएगा ये जीवाणु जनित रोग होता है। और ये रोग कैसे जीवाणु, तो जैसे मुंह से थूकने पर या मुंह से जब आप किस करते हैं तो इस समय इसके जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर पहला, दूसरा और चौथा ये जल संक्रामक रोग होते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये कहां पर, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, इसलिए प्रश्न संख्या 86 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा जा रहा है कि यहां पर जो घटनाएं दी गई हैं उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देखिए, यहां पर जितनी घटनाएं हैं, पहले सबसे पहले उनके सही कालानुक्रम को आप व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे कनिष्क का राज्यारोहण, आप सभी को पता है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब, 78 ईस्वी। यदि हम बात करें सिकंदर के आक्रमण की, तो सिकंदर का जो आक्रमण है वो कब हुआ था, तो ये 327 से 325 ईसा पूर्व की तरफ। यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य के अंत का, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंत है वो लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास। और महाजनपद की अगर हम बात करें तो महाजनपद काल जो है वो 600 से 500 ईसा पूर्व के तहत है। तो यहां पर आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा, यहां पर आपका सी कूट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 88। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। क्लियर है? तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 88 में दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक मूलभूत संरचना इकाई है। देखिए, याद रखिएगा, जो कोशिका है ये जीव की मूलभूत संरचना इकाई होती है। क्लियर? इस प्रकार यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1685 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 90। यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कारण में बताया जा रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। क्लियर है? तो ये कारण भी बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जो पादप और जंतु कोशिका के बीच मूलभूत अंतर होता है वो अंतर होता है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के आधार पर, और आप जानते हैं कि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। क्लियर है? इसलिए यहां पर आपका ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या हो रही है, इसलिए ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में पूछा जा रहा है कि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है। याद रखिएगा, यदि हम
बाजार की व्यवस्था करें, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये उपभोक्ता की ओर रुझान करती है। यानी यहां प्रश्न संख्या 91 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या की जो उच्चतम 10 की वृद्धि दर है वो 1961-71 के बीच रही, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या की जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है वो कब रही, तो यहां पर कहा जा रहा है 1991 से 2001 तक, जबकि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर थी वो 2001 से लेकर 11 तक के बीच में रही। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि थी वो कितनी थी, तो 17.7%। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 92 का आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 93। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा जो पीयूष ग्रंथि है ये पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और आप सभी को पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने के बराबर होती है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इसलिए इन सभी बातों को भी आप इसमें याद रखेंगे, बी विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो याद रखिएगा जो आंतरिक निषेचन होता है इसमें मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को कहा जाता है, इसलिए यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी मादा के शरीर में जो निषेचन होता है उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे आप मनुष्य का उदाहरण ले सकते हैं, जानवरों का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बंदर, गाय, कुत्ते। देखिए अगर आपसे बाह्य निषेचन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश। ठीक है, तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में कथन ए में कहा जा रहा है कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण वाली स्टेटमेंट में लिख रहा है कि यह मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर कथन और कारण के जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन यहां पर सही व्याख्या नहीं हो रही है। आप सभी को पता है कि जो लेटराइट मृदा है वो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, और अत्यधिक तापमान के कारण जो जैविक पदार्थ अपघटित होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 95 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें समुदाय की सीधी भागीदारी की तो इसमें संयुक्त वन प्रबंधन में सीधी भागीदारी, चिपको आंदोलन में भी सीधी भागीदारी, बीज बचाओ आंदोलन में भी सीधी भागीदारी। लेकिन जब आप वन्य जीव विहारों का परिसीमन कर देते हैं तब इस संरक्षण के तरीके में समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं हो पाती है, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। पूछा जा रहा है कि वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में वर्तमान अवधि में जो विनिमय किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? उसको कहा जाता है तत्काल विनिमय दर। यानी यहां प्रश्न संख्या 97 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जो तत्काल विनिमय दर होता है इसमें एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 में पूछा जा रहा है कि कवि बाणभट्ट की कृति किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। आप सभी को पता है कि कवि बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र की रचना की गई थी, अर्थात ये किससे संबंधित है? ये हर्षवर्धन की सूचना देती है, यानी यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 99। पूछा जा रहा है कनात सिंचाई व्यवस्था। यह प्रश्न पहले भी हो चुका है। याद रखिएगा जो कनात सिंचाई व्यवस्था है इसमें पहाड़ों का जो जल है वो मैदानी इलाकों में लाया जाता है, और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ये मध्य पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहां पर कनात सिंचाई होती है। अगर इसका आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप ईरान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 100 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में हुआ था। देखिए इस पर भी कल कुछ चर्चा हुई थी आपसे। आप सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी जिसको आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना था, और इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है और अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा
तो वो राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसको आधार बनाते हुए सतारा को उन्होंने 1848 में, संभल को उन्होंने 1850 में, उदयपुर को उन्होंने 1852 में, नागपुर को उन्होंने 1853 में और झांसी को उन्होंने 1854 में उसका विलय कर लिया था। यहां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बाद में विलय, तो याद रखिएगा यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 100 का। और आपने ये भी पढ़ा है कि 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए अवध को भी विलय कर लिया गया था। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर कुल 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आप अपना स्कोर बता पाएं कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किया है, तो एक अच्छा आकलन भी किया जा सकता है कि किस प्रकार की तैयारी है और उसी के अनुरूप एक अच्छी स्ट्रेटजी भी बनाई जा सकती है। अगर आप इसके लिए सुटेबल हो तो अगली क्लास में फिर से नए 50 प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।